हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो चलिए आज करते हैं क्लास 5 के ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 ग्रोइंग प्लांट्स। सो यहाँ पे अब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए प्लांट्स के बारे में क्या बताया कि वी फाइंड प्लांट्स एवरीवेयर। हम प्लांट्स को सभी जगह पर देखते हैं, लैंड में देखते हैं, पानी में पौधे होते हैं, माउंटेन्स में होते हैं और सॉल्टी ओशियंस में, मतलब समुद्र में भी प्लांट्स होते हैं। सो प्लांट्स जो है एवरीवेयर हम देखते हैं और वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाइंग इन नंबर्स, मतलब वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से वो जो है ज्यादा बढ़ते रहते हैं। जैसे हम ह्यूमंस की भी पॉपुलेशंस बढ़ती जा रही है, वैसे प्लांट्स भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखिए जिस ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि मम्मा जो है बच्चे को जन्म देती है, मदर जो है बेबी को जन्म देती है, उसे हम ह्यूमन का रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो उसी तरीके से प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते होंगे, है ना। सो वही है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस ऑफ सेम काइंड, मतलब किसी नए को जन्म देना उसी काइंड का, मतलब जब एक प्लांट से ही उसका छोटा बेबी प्लांट निकल कर आता है, मतलब सेम काइंड, है ना, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जस्ट लाइक एनिमल्स ह्यूमंस की तरह प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अब रिप्रोड्यूस के टाइप हैं, देखिए 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। कौन सा है, एक है थ्रू सीड्स, मतलब बीज से जब प्लांट निकलते हैं, तो वो हमें पता है ना, बीज बोते हैं और प्लांट ग्रो होते हैं, तो वो है थ्रू सीड्स। नाउ थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है, कभी कभी प्लांट्स ना अपने सीड से नहीं ग्रो होते हैं, वो अपने किसी और बॉडी पार्ट से ग्रो होते हैं। मतलब कोई हम किसी स्टेम को काट कर जमीन में उगा दे तो उसमें से फिर प्लांट निकल के आते हैं, या फिर किसी पत्तों से रिप्रोडक्शन होता है। तो मतलब जरूरी नहीं कि सीड से ही हो, है ना। तो वो वैसे जो प्लांट्स हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है फिर क्या है, थ्रू स्पोर्स। तो कभी कभी जो है पत्तों में छोटे छोटे स्पोर्स कहते हैं और उसमें से जो है न्यू प्लांट ग्रो करते हैं, वो हेल्प करते हैं न्यू प्लांट के रिप्रोडक्शन में। तो ये होता है थ्रू स्पोर्स। अब हमें इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले रिप्रोडक्शन थ्रू सीड से, जब बीज से प्लांट को हम ग्रो करवाते हैं, जैसे कि द मोस्ट कॉमन मेथड। अब जो कॉमन मेथड है जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में प्लांट के, वो है उनके सीड से। ठीक है, सीड से मतलब हम बीज बोते हैं और प्लांट निकल के आते हैं। ठीक है, तो जो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सीड से ही ग्रो होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जिसमें फ्लावर्स आते हैं, वो वाले प्लांट्स। ठीक है, सो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब कि वो हैं जो न्यू बेबी प्लांट के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। ठीक है, देन द फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड स्वीट स्मेलिंग ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट। अब फ्लावर्स होते हैं जो प्लांट के सबसे ब्राइटली कलरफुल होते हैं और उसकी खुशबू भी बहुत अट्रैक्टिव होती है, अच्छी होती है, जो कि बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं। सो आपको पता है ना कि बीज और बटरफ्लाइज जो है हमेशा फूलों में आकर बैठती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, वो तो वहां पे उसका रस चूसने के लिए आई है, उसको क्या बोलते हैं, नेक्टर, है ना। नेक्टर मतलब जो फूलों का रस होता है जिसके लिए ये बटरफ्लाइज बीज सब आते हैं। अब वो जो अपना नेक्टर कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसी के साथ साथ उस फ्लावर्स में से पॉलन भी निकाल कर वो दूसरे फ्लावर्स में ले जाता है। कैसे ले जाता है, क्योंकि एक फ्लावर में आके बैठा, वहां से उसने रस को, नेक्टर को चूसा, तो उसके साथ जो है उस प्लांट का पॉलन आ गया, ठीक है, उसके मुंह में, और फिर वो उड़ते उड़ते दूसरे फ्लावर में बैठ गया और वहां पे जाकर, वहां पर भी जब वो नेक्टर चूसने के लिए बैठेगा तो वहां पर पहले वाले प्लांट का पॉलन वहां पर आ जाएगा, है ना। तो इससे क्या हो गया, वो दोनों मिक्स हो जाते हैं और उससे क्या हो जाता है, पॉलिनेशन, मतलब एक फ्लावर से वहां का पोलन निकलकर दूसरे फ्लावर में आ जाता है इन बटरफ्लाइज और बीज के वजह से, तो वो होता है पॉलिनेशन। वंस अ फ्लावर हैज बीन पॉलिनेटेड, और जब एक फ्लावर जो है पॉलिनेटेड हो जाता है वो फ्रूट्स में बदल जाता है। जैसे ही ये पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है ना, वैसे ही फिर उस प्लांट में से फिर फ्रूट्स आने लग जाते हैं और फ्रूट में क्या होता है, फिर सीड होता है, उसी सीड से जो है फिर बेबी प्लांट आते हैं, है ना। ये प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का थ्रू सीड से।
यहाँ पे आपको ये टेस्ट योर नॉलेज कंप्लीट करनी है कि वन सीड प्लांट कौन सा है, फ्यू सीड्स किस में होते हैं, बहुत सारे सीड्स किस में होते हैं, जैसे वाटरमेलन में सब बहुत सारे सीड्स होते हैं, है ना, पपाया में। तो इस तरीके से आपको ये एक चार्ट है जो कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सीड क्या होता है। सीड का मतलब होता है बीज, है ना, जो कि राउंड ओवल शेप का ऑब्जेक्ट है। वो एक फूड होता है जहाँ पे प्लांट्स अपना खाना स्टोर करते हैं। प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन देने के लिए अपने नए बेबी प्लांट को, है ना, तभी इसमें से जाकर फिर नया बेबी प्लांट निकल के आता है, क्योंकि वो सीड बहुत ही न्यूट्रिशियस है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। एक सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीड के बारे में जानते हैं। तो सीड में देखिए 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले है सीड कोट। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे जो ऊपर का कवरिंग हिस्सा होता है एक सीड का, एक बीज देख लीजिए आप, उसमें जो सबसे ऊपर का कवरिंग होता है ना, उसे सीड कोट बोलते हैं। तो कोटिंग समझ लीजिए, इसलिए कोट दिया है ना, जो सबसे ऊपर का कवरिंग होता है वो बचाता है सीड को हर किसी डैमेज से। उसके बाद फिर क्या है, कॉटिलिडन्स और सीड लीव्स। अब वो जो है प्रोवाइड फूड, वो फूड देते हैं एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो क्या है, बेबी प्लांट, मतलब छोटे से बेबी के प्लांट को एम्ब्रियो भी बोलते हैं। वो जो है बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट भी करता है। और कुछ प्लांट्स में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, मतलब वो सीड्स के पत्ते होते हैं, सीड्स के 2 पत्ते होते हैं। दे आर कॉल्ड डाइकॉट्स। डाई मतलब 2, ठीक है। तो डाइकॉट्स उन्हें कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया है राजमा, चना, पीनट्स वगैरह में डाइकॉट्स होते हैं। एंड कुछ प्लांट में सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है, जिसे हम मोनोकॉट्स कहते हैं। तो डाई का मतलब है 2, है ना, डाइकॉट्स 2 और मोनोकॉट्स मतलब 1। तो ठीक है, और उसके भी एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे चावल, राइस, कॉर्न, मक्का वगैरह में, ठीक है। अब नेक्स्ट है, उसके बाद अब एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब जो सबसे छोटा सा बेबी प्लांट है, जो सीड के अंदर होता है और अंदर से फिर वो निकलकर बाहर आता है और एक प्लांट बन जाता है ना। सो यहाँ पे बेबी प्लांट को जो सीड के अनसाइड होता है, अंदर होता है, उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। वो सबसे स्मॉलेस्ट अनडेवलप्ड पार्ट होता है एक प्लांट का, मतलब जो कि अभी प्लांट बना नहीं है। तो सीडलिंग्स, जो सीडलिंग्स क्या होती है, जो प्लांट से छोटे छोटे निकल के आते हैं, बीज के बाहर निकल के आते हैं ना, बाहर एम्ब्रियो से निकल के आते हैं, जो सीड के अंदर होता है। ठीक है, अभी आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे जो है सीड्स के 3 पार्ट्स बताए गए हैं। एक है सीड कोट, जो सबसे पहले, जब से एक सीड के जो बाहरी हिस्सा होता है जिससे सीड को प्रोटेक्शन मिलती है, वो है सीड कोट, मतलब सीड का कोटिंग समझ लीजिए। और कॉटिलिडन सीड लीव्स मतलब जो कि अपने नए बेबी प्लांट को फूड देते हैं और वो नए प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। डाइकॉट्स मतलब जिसमें 2 सीड लीव्स होते हैं, 2 पत्ते होते हैं, वो डाइकॉट है। और जिसमें 1 पत्ता होता है वो मोनोकॉट्स है। ठीक है, और उसके एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से प्लांट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद एम्ब्रियो होता है सबसे छोटा बेबी प्लांट, जो कि सीड के अंदर होता है ना। उस एम्ब्रियो में से ही प्लांट्स छोटे छोटे निकल के आते हैं। सीडलिंग्स मतलब जो छोटे छोटे प्लांट बीज में से निकलते हैं, वो निकलते कहाँ से हैं, वो एम्ब्रियो से ही जो है ये सीडलिंग्स ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे सीड का स्ट्रक्चर दिया गया है। अब नेक्स्ट कहा गया है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन क्या है, वो प्रोसेस है, वो तरीका है, वो स्टेप्स है जिसमें जो है एम्ब्रियो इनसाइड द सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। मतलब कि जो एम्ब्रियो है, जो अभी हमने पढ़ा कि सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है ना, जिससे कि नया नया पौधा, प्लांट जो है सीड से ग्रो होता है। उस प्रोसेस को, है ना, सीडलिंग्स ग्रो होकर बाहर निकलते हैं एम्ब्रियो से और एक न्यू प्लांट बनने के लिए रेडी हो जाता है। उसी प्रोसेस को जो है जर्मिनेशन कहा गया है। और ये जो जर्मिनेशन है, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, हमें पता है कि पानी चाहिए, है ना, एयर चाहिए, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, और सनलाइट मतलब वार्म भी चाहिए, वार्म मतलब गर्मी भी उन्हें चाहिए। अब ये सीड के ग्रोथ के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि सीड नीड्स। अब देखो सीड को क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ब्रीथ करने के लिए, एंड वाटर चाहिए अपने सीड कोट को सॉफन करने के लिए, मतलब कि अपने सीड को जो है थोड़ा सा नरम बनाने के लिए। हार्ड होते हैं ना सीड्स, तो वो पानी मिलके वो नरम हो जाते हैं और उसमें मॉइस्चर आता है और फिर उसमें से जो है बेबी प्लांट निकल के आते हैं। और वाटर क्या करता है, जो हमारे कॉटिलिडन्स मतलब जो सीड्स के पत्ते होते हैं, उसमें जो पानी स्टोर्ड होता है ना,
उसको एक सोल्यूबल फॉर्म में बनाते हैं जिससे कि एम्ब्रियो मतलब जो न्यू पौधा है वो यूज कर सके। उसके बाद फिर सनलाइट प्रोवाइड्स क्या करती है, टेम्परेचर देती है जिससे कि वो सीड जर्मिनेट हो पाए, मतलब वो ग्रो हो पाए, मतलब वो बढ़ पाए। ठीक है, अब जो सीडलिंग्स है वो डेवलप करते हैं और रूट सिस्टम कॉल्ड रेडिकल, जो कि ग्रोज डाउन इनटू द सॉइल, जो कि मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, जो रूट्स जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, एक शूट सिस्टम भी बनाता है। तो वो देखो क्या बनाता है, एक रूट सिस्टम जो कि मिट्टी के नीचे जाता है और एक शूट सिस्टम जो कि मिट्टी के ऊपर आता है, ग्रो अपवर्ड्स, उसे कहेंगे प्लम्यूल। ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ अपवर्ड ग्रो होता है। मतलब ये देखिए जैसे कि ये प्लांट है ना, तो इसके नीचे रूट्स जाते हैं, रूट सिस्टम, और ऊपर जाने वाला है शूट सिस्टम जो कि मिट्टी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस है जो यहाँ पे बताया गया है विद पिक्चर भी। जैसे ये आपका फ्रूट है, उसके अंदर से देखिए आपको सीड दिख रहा है, यहाँ पे सीड। अब इस सीड के अंदर देखिए ये सीड है, उसमें से आपने पानी डाला, एयर, वार्म सब उसको मिला, फिर वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उस सीड में से कुछ चीजें हैं जो ऊपर जाती है, शूट सिस्टम है ना, मिट्टी के ऊपर जो पत्ते, प्लांट, ब्रांच पूरा निकल के आता है, और नीचे का जो पार्ट है वो भी सीड से निकलता है जिसे रूट सिस्टम बोलते हैं। तो ये दोनों ऐसे ही होता है, सीड में से ही निकलते हैं। ठीक है, एंड देन ये सब करने के बाद जो कॉटिलिडन्स है, मतलब जो लीव्स के पत्ते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, मतलब मुरझा जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब फिर वो वहां से मुरझाकर गिर जाते हैं, फिर वो नहीं रहते हैं उसमें कॉटिलिडन्स। ठीक है, फिर ये जो सीडलिंग्स है, मतलब ये जो छोटे प्लांट के पत्ते हैं, जो बेबी प्लांट है उसे सीडलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो है फिर प्रोड्यूस होने लग जाता है, कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस, है ना। ये भी आपको पता है, आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस क्या है। जब एक प्लांट ग्रो करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर, सनलाइट, है ना, सारे चीजों की हेल्प से जब एक प्लांट ग्रो करता है, उसमें प्लांट के पत्तों में उनका खाना बनता है, तो इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर वो होता है और वो जो प्लांट है वो बड़ा सा एक ट्री बन जाता है। अब यहाँ पे पूछा है कि विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन लीव्स, कौन सा ग्रीन पिगमेंट है जो पत्तों में होता है जिससे कि पत्ते ग्रीन कलर के दिखते हैं, तो वो है क्लोरोफिल। ठीक है, अब विच आर द नेसेसरी थिंग्स, अब देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें हैं जो चाहिए होती है, तो वो है एयर, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है डिस्पर्सल ऑफ सीड। यहाँ पे बताया है कि ये जो सीड्स के डिस्पर्सल हैं, डिस्पर्सल मतलब जब हम सीड्स को डालते हैं या फिर सीड्स अपने आप भी गिर के खुद पौधे बनते हैं मिट्टी में, है ना, तो इसमें एक कंडीशन ये है कि जो सारे सीड्स हैं उन्हें आप एक साथ नहीं डालेंगे, तो इससे क्या होगा, सारे प्लांट्स एक साथ एक जगह पर ग्रो नहीं हो सकते। उन्हें जो है आपको डिफरेंट मतलब थोड़ा स्पेस डालना है उसके बीच में, तभी वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आपने सारे बीज को एक ही साइड पे डाल दिया, एक ही तरफ डाल दिया, और फिर उनमें से जो है जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, तो क्या हो जाता है, वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मुझे भी पानी चाहिए, मुझे भी सनलाइट चाहिए, क्योंकि सारे एक ही जगह पे पड़े हुए हैं, तो उनके बीच में जो है एक स्ट्रगल आ जाता है, एक फाइट आ जाती है, समझ लीजिए कि कौन ग्रो होगा। तो इससे क्या होता है, उस लड़ाई में क्या हो जाता है, मेनी ऑफ देम वुड डाई, मतलब बहुत सारे सीड्स जो है उसमें से खराब हो जाएंगे, क्योंकि किसी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इतने सारे सीड्स को एक साथ न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, सीड्स को स्कैटर्ड मतलब उन्हें फैलाना चाहिए फार ऑफ प्लेसेस में, मतलब थोड़ा दूरी में उन्हें रखना चाहिए। एक को यहाँ बोया, फिर थोड़ा दूर में, फिर थोड़ा दूर में। आपने देखा है ना गार्डनिंग में लोग पास पास नहीं सीड डालते, उनके लिए स्पेस चाहिए, गैप में आपको जो है सीड्स को डालना है, सो दैट वो जो है एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं करेंगे। और इसी प्रोसेस को, जिसमें सीड्स को हम स्कैटर अवे करते हैं उनके पेरेंट प्लांट्स के साथ, जो उनके पेरेंट है, मतलब जिस भी प्लांट का वो सीड था वो उसका पेरेंट हुआ है ना, तो उससे जो है दूर ही वो प्लांट होना चाहिए, तभी उसको अपनी जगह मिलेगी ग्रो करने के लिए। तो इसे बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब नेक्स्ट यहाँ पे बताया कि इस डिस्पर्सल में कौन कौन हेल्प करता है, एजेंट्स मतलब कौन कौन है जो इस डिस्पर्सल में हेल्प करेगा इस सीड को दूर दूर फैलाने में। एक है ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी क्या है, जो हर एक चीज ऊपर जाती है वो नीचे ही आकर गिरती है, तो अगर वो थोड़े दूर गिरती है एक प्लांट के, तो वो
वहां पर अच्छी जगह उसको मिल गई तो वहां पे ग्रो कर लेगा, है ना। तो ये होता है ग्रेविटी, एक कारण हो सकता है। दूसरा है विंड। विंड मतलब कभी कभी हवा भी उड़ाकर ले जाती है किसी बीज को और वो दूर जाकर गिरा देती है, तो इससे भी क्या होता है, कहीं के प्लांट का सीड कहीं और जाकर ग्रो होता है और वो हवा भी अब उसे हेल्प कर रही है उसे दूर जाके डालने में, है ना। फिर वाटर, वाटर के साथ कभी बहकर चले जाता है ना। पानी भी हेल्प करती है सीड्स को दूर दूर फैलाने में, डिस्पर्सल में, मतलब कि कभी कभी जो वो प्लांट्स जो पानी में ग्रो होते हैं, है ना, तो वो भी जो है इतने लाइट होते हैं, है ना, तो वो भी जो है बहकर कहीं और जाकर वहां पर ग्रो हो जाते हैं। फिर क्या है, देखिए बर्ड्स एंड एनिमल्स, कभी बर्ड्स और एनिमल्स भी जो है सीड्स को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर जाकर फेंक देते हैं या फिर उनके मुंह से गिर जाता है, तो वहां पर फिर एक न्यू प्लांट ग्रो होता है। ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल सब जो है फ्रूट्स को एक तरफ से उठाते हैं, प्लक करते हैं, खाते हैं और फिर चलते चलते उसके सीड्स को हम कहीं और फेंक देते हैं। तो यहाँ पे बताया कि कभी कभी सीड्स जो है हमारे कपड़ों में, हुक्स में वगैरह जो है स्टक हो जाते हैं और एनिमल्स के फर में, मतलब एनिमल्स के जो बाल हैं, बॉडी के जो हेयर हैं उसे फर बोलते हैं, तो उसमें कभी कभी जो है छोटे छोटे बीज वगैरह कहीं पर अटक जाते हैं और फिर जब हम उन्हें झाड़ते हैं, ब्रश्ड मतलब उन्हें झाड़ते हैं, एनिमल्स ना ऐसे झाड़ते हैं अपनी बॉडी को और वो कहीं और जाकर झाड़ेंगे तो क्या होगा, वो सीड वहां गिर जाएगा और फिर वहां पर वो प्लांट उगने लग जाएगा। तो ये सारे कारण हैं, एनिमल्स, बर्ड्स भी हेल्प करते हैं, है ना। देन एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन क्या होता है, एक्सप्लोड हो जाना, फट जाना। तो कोई कोई फ्रूट्स हैं, प्लांट्स जैसे कि पॉपी सीड्स, बल्सम, पी, बीन्स, ये सब एग्जांपल्स हैं जो जिनके जो फ्रूट्स हैं वो फटते हैं। बर्स्ट ओपन मतलब वो जो है अपने आप ही फटकर ऐसे एक्सप्लोड करके खुलते हैं, जिससे क्या होता है उसके अंदर के सीड्स जो है स्कैटर हो जाते हैं, मतलब इधर उधर गिर जाते हैं और इससे क्या होता है वहां पर फिर सीड्स प्लांट हो जाते हैं। तो बहुत ये सारे कारण है, ये सारे एजेंट्स हैं, सीड्स को यहाँ वहां फैलाने में इनके कारण बन जाते हैं, एजेंट्स बन जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। तो अभी हमने रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स पढ़ा, अब स्पोर्स पढ़ेंगे। स्पोर्स क्या होते हैं, जैसे कि देयर आर सम प्लांट्स, अब सम प्लांट्स हैं जैसे फर्न्स, मॉसेस, फंगाई एंड मशरूम्स, इनके सब जो है कोई सीड्स नहीं होते। उनके लीव्स के ऊपर, उनके पत्तों के ऊपर जो है छोटे छोटे सीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एकदम अलग सीड्स नहीं होते बल्कि पत्तों में ही चिपके हुए कुछ सीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें स्पोर्स बोलते हैं। और उस स्पोर्स से जो है फिर न्यू प्लांट निकल के आते हैं जब भी उनके कंडीशंस फेवरेबल होते हैं, मतलब कि हर प्लांट के ग्रो होने का कुछ कंडीशन होता है ना। इस प्लांट को ज्यादा सनलाइट चाहिए, इस प्लांट को ज्यादा पानी चाहिए, उस प्लांट को कुछ और चाहिए, तो अपने अपने फेवरेबल कंडीशन अगर उन्हें मिल जाता है, कुछ ठंडे में ग्रो होते हैं, कुछ डेजर्ट में ग्रो होते हैं, है ना, तो अगर उनका कंडीशंस भी फेवरेबल हो फिर वहां पर वो न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है, जो कि स्पोर्स के बारे में कहा गया है। अब नेक्स्ट जो हमने थर्ड पार्ट पढ़ा था वो है रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ही क्या है, कुछ जो है अपने सीड्स में से ग्रो नहीं होते, वो उनके बॉडी पार्ट्स में से ग्रो होते हैं। मतलब कि कभी हम रूट्स को काट कर, है ना, आपने देखा होगा कुछ प्लांट है जिनके हम रूट को मिट्टी में लगा देते हैं जिससे कि उस रूट में से फिर नया पत्ता निकलता है। कभी कभी स्टेम, है ना, स्टेम को काटकर अगर हम बो देंगे मिट्टी में तो वहां से फिर उसका न्यू प्लांट निकलता है। पत्तों, किसी प्लांट के पत्तों को वो एक न्यू प्लांट को फिर ग्रो करता है। तो इस तरीके से सीड्स के अलावा रूट में से, स्टेम में से और पत्तों में से जब हम मतलब अलग बाकी बॉडी पार्ट्स में से जब हम एक न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं तो वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये हो गया तीन, एक सीड्स में से, एक स्पोर्स में से और एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये 3 टाइप्स हैं जिससे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में देखिए फ्रॉम स्टेम्स। अब हम देखते हैं स्टेम्स में से कौन कौन से प्लांट है जो हम स्टेम्स में से ग्रो कर सकते हैं। मतलब कि रोज, है ना, गन्ना, शुगर केन एंड मनी प्लांट, ये सारे जो है स्टेम कटिंग से ग्रो होते हैं। उस स्टेम को अगर हम काट के उगाएंगे तो वो न्यू प्लांट में ग्रो होगा। तो उसके एग्जाम्पल्स है जो यहाँ पे दिए गए हैं। अब नेक्स्ट है फ्रॉम रूट्स, मतलब किसी प्लांट्स के रूट्स से एक नया प्लांट निकाल सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स हैं स्वीट पोटैटो, टैमरिंड, यैम,
टेपियोका, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो नए प्लांट्स में निकलते हैं। ये सब जो है उस प्लांट के रूट ही है, ठीक है। ये यैम जो है आपने पढ़ा था लास्ट ईयर की, है ना, यैम सब क्या है, रूट है प्लांट का, यानी कि उनका फ्रूट है नहीं, वेजिटेबल नहीं, रूट है। तो इसको मिट्टी में डाल देंगे तो इसका नया पौधा फिर ग्रो होने लगता है, ठीक है। तो ये है फ्रॉम रूट्स। उसके बाद आता है फ्रॉम लीव्स, मतलब पत्तों को मिट्टी में डालो, इसी पत्तों का नया प्लांट निकल के आएगा। एग्जाम्पल दिया है जैसे कि लीव्स ऑफ, पत्ते किसके, ब्रायोफिलम और बेगोनिया, इनके जो बड्स हैं, बड्स क्या है, फ्लावर का छोटा रूप, है ना, जिससे कि फ्लावर निकल के आता है। इन प्लांट्स के पत्तों में जो है बड्स होते हैं उनके एडजेस में, उनके साइड्स में, और जब ये डैम्प सॉइल मतलब थोड़ी सी मॉइस्चर वाली मिट्टी, गीली मिट्टी से वो कांटेक्ट में आते हैं, वो फिर एक नया प्लांट ग्रो करने में हेल्प करता है उस बड्स में से, है ना, कली जिसे कहते हैं वो है बड्स, ठीक है। तो ये है कि लीव्स में से कैसे ग्रो होता है। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स दैट हैव कम फ्रॉम फार, कुछ प्लांट्स होते हैं जो दूर से आए होते हैं, जो कि इंडिया के नहीं होते। कुछ फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, स्पाइसेस हैं जो कि हम इंडिया में यूज करते हैं, पर वो इंडिया के नहीं है, किसी और कंट्री से लाए गए होंगे। जैसे मेनी ऑफ देम, बहुत सारे उसमें से फॉरेन सॉइल्स में से लाए गए हैं, ओवर मेनी सेंचुरीज, मतलब काफी समय से, बहुत ही पुराने टाइम से वो जो है दूसरे कंट्रीज में से लाए जाते हैं, फिर यहाँ पे उगाए जाते हैं, है ना। कौन कौन लाता है उन्हें, ट्रैवलर्स जो घूमने जाते हैं यहाँ वहाँ वो ले आते हैं, ट्रेडर्स, है ना, जो इसकी फार्मिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, इन्वेडर्स मतलब जो दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आते हैं। तो ऐसे लोग ना अपनी कंट्री से कुछ उठाकर, कुछ नया प्लांट वगैरह आकर यहाँ हमारे कंट्री में उसकी प्लांटिंग करते हैं, जिससे कि यहाँ पर भी वो चीज़ फिर उगने लगती है और अवेलेबल हो जाती है। तो ये ऐसे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो दूर से आए हुए हैं इंडिया में। तो उसके एग्जाम्पल्स है जो यहाँ पे दिए गए हैं कि वो कौन से प्लांट्स हैं और वो कहाँ से लाए गए हैं। तो ये सारे आप देख लीजिए, जैसे कि कॉफ़ी, वाटरमेलन, तो ये सब ओरिजिनेशन इसका इंडिया में नहीं है, ठीक है, ये कहीं और से लाया गया है। जैसे इथोपिया से लाया गया है कॉफ़ी, साउथ अफ्रीका से लाया गया है वाटरमेलन, लेमन जो है यूरोप से लाया गया है, अनियन इजिप्ट से लाया गया है, क्लाउस, पेपर, है ना, इंडोनेशिया से, चाइना से आया है कुकुम्बर्स, अमेरिका से टोमेटो, साउथ अमेरिका से पीनट, श्रीलंका से सिनेमन, है ना, जो दालचीनी है, देन चाइना से रोज। तो ये सब उस कंट्री के ओरिजिन है कि जहां से ये प्लांट्स आकर इंडिया में लगाए गए हैं। अब लास्ट देखिए, स्टोरी ऑफ टी। टी आप सबको पता है, चाय जो सुबह मम्मी पापा सब पीते हैं, है ना, सबकी फेवरेट होती है इंडिया में चाय। तो ये जो चाय है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थे तब से ये लाया गया है, जब उनका रूल चलता था, ठीक है। बट इट्स ओरिजिन लाइज इन चाइना, पर इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से लाया गया है, किस कंट्री से, चाइना से लाया गया है, ठीक है। और ये जो है ब्रिटिश ने इंपोर्ट किया है, ये सारे टी लीव्स, इंपोर्ट करना मतलब किसी और कंट्री से हमारे कंट्री में लाना, उसे इंपोर्ट कहते हैं। और हमारे कंट्री से कुछ चीज बाहर ले जाना दूसरे कंट्री में, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है इन सारे टी लीव्स को और उन्हें ग्रो किया है आप उसके ग्रोइंग टेक्निक्स के अनुसार इंडिया में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है टी गार्डन, ऐसे आपने देखा होगा, है ना। तो ये जो है टी गार्डन होता है जो कि ऊटी वगैरह में बहुत फेमस है। ये जो टी प्लांट है वो कहाँ ग्रो होते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं हिल्स एरिया में। हिल स्लोप्स मतलब जो माउंटेन्स नहीं, ठीक है, माउंटेन्स मतलब जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत होते हैं, हिल्स मतलब हाँ जो माउंटेन का एक छोटा रूप है, मतलब कम ऊंचाई में होते हैं, स्लोप से उनकी लैंड होती है, मतलब स्लांटिंग सी, ठीक है। तो ऐसे एरिया में इन्हें जो है लाया जाता है, वहां पे जो एयर है वो वार्म है, उसकी ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए, मतलब गर्मी ज्यादा होनी चाहिए, एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, और बहुत ज्यादा बारिश की भी जरूरत है। तो इन सारी चीजों से जो है क्या ग्रो होता है, टी प्लांट ग्रो होता है। जैसे कि इट ग्रोज इन कहाँ पे, बहुत अच्छे से, वेल मतलब बहुत अच्छे से ग्रो होता है दार्जिलिंग में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ब्रह्मपुत्र वैली, सम रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भी ये टी प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। अब ये टी पाउडर कैसे बनता है, हमारी चाय पत्ती कैसे बनती है, ये जो टी लीव्स हैं जो आप यहाँ पे टी गार्डन में देख सकते हैं, इन पत्तों को जो है प्लक किया जाता है, उन्हें कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, देन उन्हें सुखाया जाता है, ड्राइड एंड प्रोसेस्ड, मतलब किसी मशीन के हेल्प से या फिर कैसे भी उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में, देखा है ना आपने चाय पत्ती कैसी होती है, वो प्रोसेसिंग उन पत्तों से किया है उन्होंने, करते
लेते हैं एंड देन पैक्ड टू बी सोल्ड, फिर उन्हें पैक किया जाता है बेचने के लिए। सो इंडियंस, देखिए इंडियंस है जो सबसे ज्यादा चाय पीते हैं, ठीक है। इंडियंस आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ टी, ठीक है। सबसे ज्यादा टी कहाँ पे कौन कंज्यूम कर रहे हैं? इंडियंस लोग, है ना। हम मोस्टली सभी घरों में जो है चाय पी जाती है, इसीलिए वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी भी है, इसीलिए इंडिया में ही सबसे ज्यादा टी बनाई भी जाती है ना, क्योंकि लोग यहाँ पर ही ज्यादा टी पीते हैं, चाय पीते हैं। तो ये है स्टोरी ऑफ टी। तो यही है आपका चैप्टर ग्रोइंग प्लांट्स, जो हमने प्लांट्स के ऊपर पढ़ा है। देखिए बैक एक्सरसाइजेस में कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रोड्यूसर्स बाय स्पोर्स, तो स्पोर्स के हेल्प से कौन सा प्लांट है जो रिप्रोड्यूस करता है? तो वो है फर्न, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दिए गए हैं। इट इज एन अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम इसमें से कौन सा है? पोटैटो, पोटैटो जो आलू है वो एक स्टेम है। देन नेक्स्ट, दे प्रोवाइड फूड टू एम्ब्रियो, इसमें से कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था कॉटिलिडन्स, है ना, जो कि एम्ब्रियो को, बेबी प्लांट को फूड देता है। देन इट इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मतलब प्लांट का ग्रो होना, उसके लिए तो ये सारी चीजें चाहिए, तो आप यहाँ पे ऑल ऑफ दिस पर टिक करेंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू वाया सीड्स, सीड्स के थ्रू इसमें से कौन सा प्रोड्यूस होता है? वो है कोकोनट। सो कोकोनट जो है सीड है, नया कोकोनट ट्री हम ग्रो कर सकते हैं। रोज प्लांट जो है उसके स्टेम काट कर उगाने से ग्रो होता है। स्वीट पोटैटो उसका रूट है, और ये ब्रायोफिलम के लीव से जो है नया प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। तो ये अभी सब हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं इन सभी के, है ना, जो स्टेम्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो होते हैं। तो ये सारे टाइप्स का जो है एग्जाम्पल्स हमने अभी बुक में देखा था, तो उसी में से आप एक दो एग्जाम्पल्स लिखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कौन कौन से स्टेम्स ग्रो होते हैं? अब पानी के हेल्प से जब सीड डिस्पर्सल होता है तो वो उसके एग्जाम्पल्स। देन रिप्रोडक्शन बाय लीव्स है, देन डिस्पर्सल बाय एयर, है ना, हवा से जब विंड उड़ा के ले जाती है एक सीड को कहीं और डाल देती है, तो उसके एग्जाम्पल्स। एंड देन डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोशन, जो बर्स्ट होते हैं, जब सीड्स बर्स्ट होते हैं, है ना, तो उसके एग्जाम्पल्स। आपको जो है ये कंप्लीट करना है। आगे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको क्लास में कराए जाएंगे, तो वही आपको लर्न करना होता है, इसलिए हम वो यहाँ पे नहीं करेंगे। होप आपको जो है चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।